हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। तो आज क्या करना है फ्रेंड, यूनिट वाइज पढ़ाई करनी है फ्रेंड। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आज से आप यूनिट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो आइए बिना समय गंवाए अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम कैसे पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक है, पहली 1.1 प्रश्नावली जो हमारी है उसमें हमको यूक्लिड थ्योरम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, ठीक है ना फ्रेंड। यूक्लिड हमारे एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक प्रमेय दिया था जिससे हम क्या करते हैं, HCF मासा निकालते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B, दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से, A और B दिए रहने पर, अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक A और B क्वेश्चन में दिया है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होती हैं। अगर दो संख्याएं हमें A और B मिल जाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, Q और R भी विद्यमान होता है। अब A B Q R होते क्या हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, अगर विद्यमान है तो उसको हम इस कंडीशन में इस रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। किस रूप में लिखते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब R क्या है इसमें, देखो फ्रेंड्स, R क्या है हमारा, R होता है शेषफल, Q होता है हमारा भागफल, B होता है हमारा भाजक और A होता है हमारा भाज्य। हम यूं कहें तो इसको लिख सकते हैं, A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, ठीक है ना फ्रेंड, Q भागफल है और यहाँ हमें मिलेगा R शेषफल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना कि क्या जानते हैं कि ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बीच में होता है वो हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। जितनी बार जाएगा वो हमारा भागफल होगा और जो नीचे बचता है, ये बच्चों जानते हो आप लोग, क्या होता है, शेषफल होता है। तो ठीक है ना फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक है, इसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो नीचे देखिए आप फ्रेंड, यहाँ पर हमने उसको लिखा है क्या, भाज्य बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है भाग के नियम का, यानी कि ये हमारा क्या है, भाज्य है। तो ये यहाँ हो गया, देखो A बराबर हो गया भाजक गुणे भागफल। भाजक भाई A है, सॉरी B है, और भागफल कितना है, Q है। तो B गुणे Q यहाँ हो गया, B गुणे Q यहाँ हो गया, धन शेषफल R है, तो R हमारा यहाँ हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम इसी माध्यम से हल करते हैं, इसी का प्रयोग करके हम उसको हल करते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी यूनिट पर, अपनी प्रश्नावली पर। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने यूनिट पर आ गए, प्रश्नावली 1.1। पहली प्रश्नावली हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली कौन सी, 1.1। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन मेथड द्वारा। यूक्लिड ने जो प्रमेय दिया था, विभाजन का प्रमेय जो दिया था यूक्लिड हमारे मैथमेटिशियन ने, उसी की सहायता से हमको क्या निकालना है, HCF मतलब मासा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है ना। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 135 और 225 का HCF निकालता है किस नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो हम ये देखेंगे कि जिन दो संख्याओं का HCF हमको निकालना है उसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है ना, कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है और जो संख्या छोटी होती है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि छोटी संख्या किसी की भाज्य नहीं हो सकती, बल्कि हम बड़ी संख्या को ही किसी का भाज्य मानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने आपको ऊपर बताया था कि A और B, उसमें A बड़ा है B से, तभी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हुआ है। यहाँ हमने ऊपर लिखा था ना कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A बड़ा है B से, यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, A इज ग्रेटर देन
बी। अगर ए बी से बड़ा रहेगा तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो अगर बी ए से बड़ा रहेगा, इन केस अगर बी ए से बड़ा है तब यही आपका बदल करके बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम, बड़ी वाली संख्या यहीं पर रहेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वही उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या ढूंढते हैं। बड़ी वाली संख्या अगर हमें मिल गई, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ 225 बड़ी है 135। देखिए हमने लिखा है कि यहाँ 225 इज ग्रेटर देन 135 है ना, यहाँ 225 135 से बड़ी है। हमने यहाँ पर ये नोट आपको दिया है, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे कौन बड़ी है और उसको लिखेंगे भी कौन बड़ी है। अब हम करेंगे क्या, इनको चरणों में हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? चरणों में हल करते हैं और हल करते हुए चले जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 225 जो हमारी सबसे वाली बड़ी वाली संख्या रहेगी उसको हम छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, क्या को होगा, कैसे होगा, उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 225 इज इक्वल टू 135 गुणे 1 धन 90, यानी 135 को एक बार ले जाएंगे। 135 हमारी भाजक है ना, 135 से एक बार ले जाएंगे, ये भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। देखिए बच्चों, अगर हम आपको ऐसे ही समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम आपके लिए एक छोटा सा अलग सा मेथड लाए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। हम क्या जानते हैं, हम अपने बेसिक मासा नियम को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जो हमारा भाग विधि से मासा निकाला जाता है उसको हम सब जानते हैं, है ना। क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, किसमें? बड़ी वाली संख्या में। किसमें भाग देते हैं? बड़ी वाली संख्या में। यही करते हैं ना। चलिए 135 से 225 में भाग दीजिए, क्या होता है? एक बार जाएगा बच्चों, क्योंकि दो बार अगर ले जाएंगे तो वो 225 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम एक बार ले जाएंगे, 135 एकदम 135। बहुत ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 135 का भाग करेंगे, 135 से भाग देंगे 225 में। एक बार गया 135 यहाँ उतर गया, हम घटाएंगे तो आएगा, हमें मिलेगा कितना, 90। फिर हम क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए इसी का मासा, फिर जो हमारा शेषफल आएगा उसी को हम क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भाजक। और जो हमारा पहले वाला भाजक रहता है उसको हम भाज्य बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें ये मिला और ये मिला, दोनों में कौन सी बड़ी रहती है? अब 135 बड़ी है तो यहाँ 135 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 135 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक बार फिर जाएगा, भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 आ जाएगा ना। फिर बचा कितना यहाँ पर, शेषफल 45। शेषफल कितना बचा? फिर वही कार्य करते हैं। अब 90 और 45 में 90 बड़ा है तो 90 भाज्य का काम करेगा और 45 भाजक का। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 90 आ गया, शेषफल 0। ठीक, ये हमारा कौन सा नियम है, जो हम छोटी कक्षाओं में भाग विधि का नियम पढ़े हैं बच्चों। अगर ये आपको पता है, और दूसरी चीज भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है, ठीक है ना। यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90 हमने क्यों लिखा है, ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, भागफल, शेषफल। यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमने सबसे पहला भाग दिया है, अपने ही नियम से आप रफ में सॉल्व करिएगा। अपने नियम से, यानी इस नियम से, भाग विधि से आप रफ में सॉल्व करिएगा और अपने हिसाब से बना के यहाँ पर चरणों में लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमें ये नहीं पता है, मान लीजिए ये लाइन हमको नहीं पता है अभी, हम क्या करेंगे, अपना भाग दे देंगे। अब यहाँ से हम ये जानते हैं कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो बस इसी को हम इसी समीकरण में बना के लिख देंगे। यानी 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वो यहाँ पर लिख लिया गया। ठीक, ये पहला चरण हो गया। अब हम पहले चरण के बाद क्या करते हैं, यहाँ से उसको छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा वाला अपना भाग लेते हैं, जो हमने दूसरा भाग दिया था। ठीक है, दूसरा भाग देखेंगे, जो हमने दूसरा भाग दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अब ये भाज्य, ये भाजक, भागफल, शेषफल, तो फिर वही दूसरे चरण में लिख देंगे। चरण 2 में क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 भाजक गुणे भागफल 1 धन शेषफल 90 गुणे 45 धन 90 गुणे 1 धन 45। बात समझ में आ रही है, हो गया चरण 2 कंप्लीट। अब चरण 3 में आ जाएंगे। चरण 3 में आएंगे तो ये प्रक्रिया तब तक करेंगे भाई जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 45 गुना 90। अब ये लास्ट वाला देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर 90 हमारा भाज्य है, 45 भाजक है, 2 भागफल है और
जीरो शेषफल है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 90 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा शेषफल कितना हो गया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक प्रक्रिया हमारी समाप्त नहीं होगी। जब शेषफल 0 हो गया तब प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भाई अब यहाँ के बाद हम इसका मासा कैसे बताएंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है मासा, कैसे होता है मासा, अब वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब बताएंगे कैसे कि इसका भागफल, भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल आ जाने के बाद, अर्थात हमारा शेषफल 0 आ जाने के बाद हम कैसे बताएंगे कि इसका मासा यानी कि HCF कितना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान दिए, देखिए हमने दो चीज़ों को यहाँ पर अंडर कोष्ठक किया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कोष्ठक के अंदर हमने दो चीज़ों को किया है, दोनों का अपना अपना महत्व है। ये संकेत ये देता है कि जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक प्रक्रिया को समाप्त नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ शेषफल देखिए हमने लिखा भी है, शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, अतः प्रक्रिया समाप्त होती है, ठीक है ना। शेषफल 0 हो गया अतः प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। अब प्रक्रिया समाप्त हो गई तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम भाजक, इधर देखिए अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक, जिस भाजक पर शेषफल 0 हो गया हो, अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, मासा होता है, उसका HCF होता है। देखिए इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः 135 व 225 का HCF कितना होगा, 45 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चंस और हैं, 196 दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 196 और 38,220 एक ये है, और दूसरा क्वेश्चन है इसका 867 और 255। ये दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। इन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं आता है आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन आप में से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो फ्रेंड कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स डालेगा उसके सॉल्यूशन हम अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धन भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। कहने का मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बात को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, इसी में हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बहुत महत्वपूर्ण 3 अंक है, 3 अक्षर है, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा हमारा, 6q-1, 6q-3 और 6q-5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखिए हमने मान लिया दो संख्याएं हमें कौन सी पूर्णांक कौन सी हैं, a और b। माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। हम अपने हिसाब से मान लेंगे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, जहां A B से बड़ा है, ठीक है ना फ्रेंड। A क्या है, B से, A क्या है फ्रेंड, B से बड़ा है। अब A B से बड़ा है तो वहां ध्यान दीजिए क्या होगा, और B = 6, क्योंकि यहाँ देखिए 6q-1 तो ये भाजक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, और हमने a को मान लिया यही है हमारा भाज्य। क्या है हमारा भाज्य। अब आगे ध्यान दीजिए फ्रेंड क्या होगा। अब यहाँ देखिए चूंकि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, कहने का मतलब ये है कि जो r की वैल्यू होगी, शेषफल की वैल्यू होगी, वो 6 से कम और 0 के बराबर या उससे अधिक होगी। दोस्तों एक बात को यहाँ पर नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, जान लीजिए, निश्चित तौर से जान लीजिए कि जब भी हम किसी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमारा जो भी आएगा वो तो ठीक है, लेकिन शेषफल की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जैसे हम 6 से, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं फ्रेंड, 6 से भाग दे रहे हैं। तो 6 से भाग देने पर शेषफल आने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं, 1 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं हो सकता। 6 आने की कंडीशन में शेषफल 0 हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या को उठाइएगा और अपनी कॉपी में भाग दीजिएगा किससे, 6 से, शेषफल आपको इन 5 छठों के अलावा और कोई भी अंक नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आप ये भी एक दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि जो भी संख्या से, किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, उस भाग में उसका शेषफल उस संख्या के एक अंक कम तक आएगा, 0 से लेकर के। बात समझ में आ रही है। जैसे 6 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर के 5 तक, जो कि 5 क्या है, 6 से 1 कम है, ठीक है ना, 5 तक हमारा भाग यहाँ पर जाएगा। अगर हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर के
7 तक कुछ भी शेषफल आ सकता है। अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 0, 1, 2 में से कोई शेषफल हो सकता है। 20 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर के 19 तक चाहे जो भी शेषफल उसका हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान देंगे। तो वही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हमारा यहाँ पर b बराबर 6 है और a इज ग्रेटर देन b है, तो इस कंडीशन में अगर 6 से भाग दिया जा रहा है, भाजक हमारा 6 है, तो 6 से भाग देने पर शेषफल जो होंगे वो 0 या 0 से अधिक और 6 से कम ही रहेंगे, यानी 0 से 5 तक रहेंगे। ठीक है ना। अतः संभव शेषफल कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कितने हो जाएंगे संभव शेषफल, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हम उन शेषफलों की संभावनाएं हैं जो इसको सॉल्व करने पर मिलेंगी। अब आगे देखिए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमने पीछे बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सभी ए के बराबर ही हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि 6q सबका हो रहा है क्योंकि q यहाँ पर भागफल का कार्य कर रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर हम a और b का भाग करें, जहाँ b 6 है और b भाजक है और a भाज्य है, अगर हम b से a में भाग दें जहाँ b 6 है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर भागफल q रहेगा तो शेषफल 6q धन 1 ये मिल सकता है। a की वैल्यू 6q धन 1 मिल सकती है, 6q धन 0 मिल सकती है, 6q धन 2 मिल सकती है, 6q धन 3 मिल सकती है, 6q धन 4 मिल सकती है, 6q धन 5 मिल सकती है। भाई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो हम एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है ना, a और b है। b फिलहाल दिया हुआ है लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए मान लिया है। जहाँ a बड़ा है b से तो a भाज्य का काम करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, a भाज्य का काम करेगा और b भाज्य का काम करेगा। और फिलहाल b दिया भी है कितना, 6। हमने कहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया। ठीक है ना, यहाँ से लिया 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 जहाँ लिखा गया है यहाँ से हमने लिया। q कोई पूर्णांक है, इसमें कहा भी है ना, देखिए यहाँ q है तो ये क्या है, भागफल को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, भागफल को प्रदर्शित कर रहा है। ये सारे शेषफल हैं। अब यहाँ पर अगर हमने 6 से भाग देना है तो शेषफल की कंडीशन हमने बताया ना कितनी होगी, यही इतनी होगी, 1 से लेके 5 तक। देखिए यहाँ पर लिखा गया, तो संभव शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। अर्थात क्या होगा भाई, अगर 1, 2, 3, 4, 5 किसी का शेषफल हो रहा है तो a बराबर 6q तो फिक्स है क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं और q बार जा रहा है। ठीक, तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन उसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा कि a बराबर 6q धन 0, a बराबर 6q धन 1, a बराबर 6q धन 2, a बराबर 6q धन 3, a बराबर 6q धन 4, a बराबर 6q धन 5। हमने अथवा करके लिखा है, a बराबर नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। ठीक, ये हो सकता है। अब हो सकने के बाद यहाँ q जो है क्या है, भागफल है। जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया q क्या है, भागफल है। परंतु प्रश्नानुसार a एक विषम धन पूर्णांक है। बहुत ध्यान से बात समझिए, हमने यहीं पर अंडरलाइन करके आपको समझाया था कि यहाँ पर ये क्या है, a एक विषम धन पूर्णांक है। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा तो वही बात यहाँ पर आ जाती है, क्या है, विषम पूर्णांक है। धनात्मक को हमने यहाँ पर नोटिस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहीं पर धनात्मक पूर्णांक माना है a और b को, तो a और b धनात्मक तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ हमको सिर्फ ये देखना है विषम पूर्णांक। ठीक है ना, तो विषम पूर्णांक आइए देखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, विषम पूर्णांक देखते हैं अब क्या हो जाएगा हमारा। अतः a बराबर 6q, a बराबर 6q धन 2। ठीक है ना, a बराबर 6q, a बराबर 6q धन 2 और a बराबर 6q धन 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं, विभाज्य हैं, 2 से कटने वाली हैं। देख रहे हैं ना, अगर 2 से कटने वाली हैं तो ये विषम नहीं हो सकती। तो ये तीनों संख्याएं हमारी क्या होंगी, हट जाएंगी, छट जाएंगी, कट जाएंगी। इनको छोड़ देने पर जो तीनों संख्याएं बचती हैं, अर्थात कोई धन विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 के रूप का होता है। यही हमको आपको प्रूव करना था। आई बात समझ में। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूव हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है ना, अगला क्या, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका चौथा और पांचवा इसी प्रकार से है फ्रेंड। चौथा और पांचवा आप स्वयं करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। धनात्मक पूर्णांक का डिस्कशन वहाँ पर हुआ है, धनात्मक पूर्णांक और वर्ग की बात किया है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। भाई बात को समझिएगा, पूर्णांक का वर्ग, जो भी पूर्णांक हम लेंगे उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन में लाएंगे। तो आप इस
क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सेम ऐसे ही आपका तीसरा भी है, यहाँ पर वर्ग की बात किया है चौथे क्वेश्चन में, पांचवें में घन की बात किया है, तो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन के जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है उसका आंसर निकाल के, HCF निकाल के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा जरूर फ्रेंड्स। और तीसरा क्वेश्चन जो है उसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर बाकी बचे 3 क्वेश्चनों में, 3 प्रॉब्लम्स में, 3 में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड आपको बताना भूल गया, अगर आप के कोई फ्रेंड जिनको ये जानकारी ना हो कि वीडियो चल रहा है, कक्षा 10 की मैथ की क्लास चल रही है, उनको ये वीडियो शेयर करें और उनको ज़रूर बता दें ताकि वो भी अपना सिलेबस स्टार्ट कर सके। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड अगर चैनल पर नए हो तो, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फ्रेंड्स। बच्चों ध्यान रखिएगा। और हाँ एक बात और फ्रेंड, बुक और कॉपी, ठीक है ना, किताब और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए जब आप पढ़ रहे हों, जब आप वीडियो देख रहे हों, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम आप लिख देते हैं ऐसे, उसको आप साफ साफ करके उतार लिया करेंगे और जो भी हमने समझाया है उसको आप किसी रफ में समझ लिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फ्रेंड, प्रश्नावली 1.2 के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।